हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में कॉस्टिंग का जो पेपर है आपका, कॉस्टिंग में आपका एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस पे चर्चा किया जाएगा। लास्ट क्लास में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आपने देखा कि एबनॉर्मल जो वेस्टेज होता है वो प्रोडक्शन के दौरान कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान यदि एबनॉर्मल वेस्टेज कंट्रोल नहीं हो सका तो उसको कॉस्टिंग अकाउंट में या प्रोसेस अकाउंट में आपने उसे कैसे दिखाया हुआ है पिछली क्लास में। आज की क्लास आपकी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को लेके है, यानी कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका नॉर्मल आउटपुट जो होता है ना वो एक्चुअल आउटपुट से कम हो जाता है, यानी कि एक्चुअल आउटपुट आपका ज़्यादा हो जाता है जो नॉर्मल आउटपुट होता है। जो डिफरेंसेस आते हैं ना, जो जितना एक्सेस एक्चुअल आउटपुट होता है नॉर्मल आउटपुट से, इसी को एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या असामान्य बचत कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोडक्शन के दौरान चाहे टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, या ह्यूमन कॉर्पोरेशंस, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि फैक्ट्री के अंदर ही ये जो इकोनॉमिक्स आपको प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि इंटरनली आपको ये चाहे आपके बेटर मैनेजमेंट से, अच्छे कंट्रोल से, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के नई तकनीकी के इस्तेमाल से, या किसी भी वजह से यदि ये इफ़िशियंसी प्रोडक्शन में डेवलप होती है तो ये आपके बिजनेस के लिए फेवर में भी होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो आउटपुट है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का यदि बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वेस्टेज है ना उसको कम करता है, नॉर्मल वेस्टेज को घटा देता है। एक्चुअली आप मान के चलते हो कि एक सिंपल वे में सोचो कि आपने जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए आपने 1000 का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, अब उसमें आप मानते हो लेस कर लो क्या नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल वेस्टेज आप मानते हो कि 10% है, तो 100 यूनिट आपका नॉर्मल वेस्टेज जाएगा, यानी आपका जो एग्जैक्टली नॉर्मल आउटपुट मानते हो ना, ये कितना हो जाता है 900 यूनिट। यानी कि यदि आपका नॉर्मल आउटपुट 900 यूनिट हो जाता है, वो तो पहले से भी मालूम है कि 10% जो है आपका नॉर्मल लॉस जाएगा। तो फिर क्या किया, अब देखो ना, अब देखो जो एक्चुअल आउटपुट है आपने देखा कि 930 यूनिट है, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है ना वो 930 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 यूनिट का, ये 30 यूनिट क्या हो गया, एक्सेस हो गया। ये जो 30 यूनिट एक्सेस हो गया ना, ये आपका एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, ये आपका एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, यानी इसको आप कहते हो असामान्य बचत, जो कि आपके फैक्ट्री में ही, यानी कि आपके प्रोडक्शन हाउस में ही आपको मिल जाता है। अब सोचो यदि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यदि किसी प्रोडक्शन की इफिशियंसी इतनी अच्छी है तो फिर क्या होगा, उसको डिसीजन लेने में बहुत आवश्यक, बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की कास्ट को यदि रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया अपने किसी भी टेक्निक से, किसी भी वजह से, तो निश्चित ही वह अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकता है, यानी कि कंपटीटर को, बिल्कुल कंपटीटर से फाइट कर सकता है। कैसे फाइट कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचेगा, आपसे हल्का सा सस्ता बेचेगा, तो कस्टमर्स जो होंगे ना वो जो है वो कस्टमर्स आपके पास आएंगे। यानी कि यदि आप प्रोडक्शन में आपने एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अचीव कर लिया ना, तो जैसे ही आपने एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अचीव किया तो वैसे ही आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है।
वो इसलिए अच्छी हो जाती है कि एग्जैक्टली होता क्या है कि आप यदि एबनॉर्मल वेस्टेज होता तो आपको वहाँ सोचना पड़ता कि इसकी प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा हो गई तो किस प्रॉफिट पे इसको बेचा जाए। लेकिन जिस प्रोडक्शन में एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो जाए यानी बचत हो जाए और नॉर्मल वेस्टेज को भी वो सेव कर ले। अभी देखो 30 यूनिट आपका 100 यूनिट आपका नॉर्मल वेस्टेज चल रहा था, अब देखो उसके बाद भी आपने 30 यूनिट एबनॉर्मल इफिशियंसी डेवलप कर ली। तो होता क्या है कि ये बिजनेस के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद होता है, साथ ही साथ डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस समय आप अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटा के बेच सकते हैं और जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटाया प्रॉफिट वही लिया। ध्यान देना, आपने प्रॉफिट नहीं कम की, आपने अपनी प्रॉफिट भी नहीं कम की, बस एक इफिशियंसी कारखाने के अंदर डेवलप कर ली सॉरी, एक इफिशियंसी कारखाने में ही आपने डेवलप कर ली। तो फिर क्या होता है, आपका इसका एग्जैक्ट फायदा आपको मिलता है कि इस इफिशियंसी के डेवलप होने के नाते। अच्छा, ये मिलता कहाँ है एक्चुअली, ये होता कैसे है? ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज का क्रिएशन, एबनॉर्मल इफिशियंसी या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का क्रिएशन होता है ना, वो कारखाने के ही अंदर होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है। कैसे आप जो है अच्छे स्किल्ड लेबर हों आपके पास, तो यदि अच्छे स्किल्ड लेबर होंगे ना तो फिर वो आपको प्रोडक्शन के दौरान वेस्टेज कम देंगे, प्रोडक्शन के दौरान वो अच्छे मेहनत से। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपके पास जो तन मन से काम करने वाले लेबर हों वो होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। यदि आपके पास नई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, यदि आपके पास न्यूली अपडेटेड सभी संसाधन हैं, सभी रिसोर्सेस हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी एबनॉर्मल इफिशियंसी या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आपको गेन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ना, लेकिन इसको हमको कहीं न कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में या प्रोसेस अकाउंटिंग में मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम लोगों का मेन जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है। तो अभी तो आपने समझ लिया होगा कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होता क्या है। अब इसकी छोटी सी थ्योरी लिखा जाए। when actual output is more than, किससे? नॉर्मल आउटपुट से, मोर देन normal output, such differences is called abnormal effectiveness। ठीक है, क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलेंगे। अच्छा, अभी हमने बताया है कि आपका एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा होगा तो आपको क्या मिलेगा? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस मिल जाएगा। अब देखो, जैसे ही एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होता है तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज होता था ना, वो प्रोसेस अकाउंट के आपने क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ था। तो जो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होगा वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में यूनिट और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो दिखाया जाएगा। सेम जैसे पिछली क्लासेस में आपको एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस मैंने बताया था कि कैसे उसको काउंट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, सेम वैसे यहाँ पे भी निकाला जाएगा। कैसे? देखो, कल जो हम लोगों ने अब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के ये आप चाहे यूनिट पा गए, चाहे टन्स पा गए, या भी जो भी आपके प्रोडक्शन से संबंधित यूनिट है वो आप पा गए, यानी कि अब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या चीज हमने बताया था आपको कि कंप्लीटली पहले आप कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट निकाल लीजिए, यानी कि फर्स्टली
कैलकुलेट कास्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये कैसे निकलेगा, ये देखो कल की क्लास में हमने आपको छोटा सा एग्जाम्पल्स लिया था। अच्छा, कल की क्लास में छोटा सा एग्जाम्पल्स लिया था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सभी को नहीं मिटा देता हूँ, आप परेशान ना हो। देखो एग्जैक्टली कल मैंने हम लोगों ने एक फिगर लिया हुआ था, यहाँ आपने लिखा था, ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, मटेरियल चलो आपने 1000 इंट्रोड्यूस किया। मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया सर? 1000, ठीक है। मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 1000, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 1000, यानी इसकी कॉस्ट आपने लिखी थी 10,000। जो अदर मटेरियल्स था वो था आपका 50,000। डायरेक्ट लेबर आप लिख लो 30,000 एंड अदर एक्सपेंसेस लिख लो 20,000। दैट इज क्लियर? ओके माय डियर। अब देखो ना, अब ये कहते हो आपका जो नॉर्मल वेस्टेज है क्या है, ये बोलते हो एट द रेट ऑफ 10% है, और ये बिक जाता है $15,000 में। कितने बिक जाता है भाई? ये बिक जाता है आपका 20,000 में। ठीक है, 20,000 लिख लो। यानी कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नॉर्मल। अभी आप देखो और लिखो, यहां लिख लो एक्चुअल आउटपुट 930 यूनिट्स। ये मैंने क्वेश्चन ड्रा किया है, एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे केवल समझाना है इसे, इसलिए मैंने ये केवल क्वेश्चन ड्रा किया है माय डियर, केवल क्वेश्चन मैंने ड्रा किया, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब देखो हुआ क्या है कि सबसे पहला काम कि आप देखेंगे कि आपका नॉर्मल आउटपुट कितना है। क्या देखेंगे? चाहे आप एबनॉर्मल वेस्टेज सॉल्व कर रहे हो, चाहे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, सबसे पहले देखो आपका नॉर्मल आउटपुट कितना है। तो आपने जो टोटल मटेरियल्स एंटर किया है ना, इसमें से आप क्या डिडक्ट कर लोगे? नॉर्मल वेस्टेज। इसमें से नॉर्मल वेस्टेज डिडक्ट कर लो। मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना किया सर? 1000। नॉर्मल वेस्टेज कितने होते हैं? 100 यूनिट होते हैं, अभी आपने लिखा था, आप यहाँ लिख लो भी। नॉर्मल वेस्टेज एट द रेट ऑफ 10% सोल्ड फॉर 20,000, ये यहाँ कंसिडर कर लो, लिख लो, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो होता क्या है, 100 यूनिट आपका ये खत्म हो जाएगा तो बचता कितना है? 900 यूनिट आपका नॉर्मल आउटपुट है। यानी आप मानते हो कि 900 यूनिट आपका आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, इसमें से अब देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 930 यूनिट। यानी कि आपने लिखा कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर क्या? नॉर्मल आउटपुट। यानी एक्चुअल आउटपुट जितना ज़्यादा आपके नॉर्मल आउटपुट से होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा सर? वो एबनॉर्मल वेस्टेज होगा।
यानी कि 930 माइनस 900 ये नॉर्मल आउटपुट है, सॉरी ये एक्चुअल आउटपुट है और ये नॉर्मल आउटपुट है। आपने इसको क्या किया, माइनस कर लिया, तो 30 यूनिट का आपने पाया कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, यानी कि 30 यूनिट आपका फायदा हो गया। सच abnormal effectiveness should be debit in process account, my dear, should be debit in process account with cost, यानी कि to abnormal effectiveness कितना 30 यूनिट। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यानी आपने क्या किया, 30 यूनिट्स का यहाँ पे शो किया। अब एग्जैक्टली आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है मैडम, इसकी कॉस्ट। तो चलो उसकी कॉस्ट के लिए क्या मैंने कल आपको बताया हुआ था, कल की क्लास में क्या चले थे आपके, या पिछले लेक्चर्स में जो आपने देखा वो कैसे, यानी कि इसे यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो ठीक है। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की क्या कॉस्ट आती है, आप इसे कैसे काउंट करते हैं, मैंने कल बताया था डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। अब तक जितने काम हुए हैं ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अब तक इन चीजों को डेबिट और क्रेडिट किया गया है, इसमें डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लो। ओके, तो ये लिखने से पहले, लेकिन इसके लिखने से पहले आपने वैसे भी नॉर्मल आउटपुट निकाल लिया है 900 यूनिट, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब देखिए ना, ये कितना हो गया, 10 60 90 1,10,000 माइनस ये कितना है सर 20,000, यानी ये 90,000 क्या आया बेटा, ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आता है। क्या आता है, ये आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आता है। दैट इज क्लियर। आपको क्या मिल गया, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट मिल गया, यानी कि पर यूनिट नॉर्मल कॉस्ट निकाल लें, यानी कि कैसे निकलेगा, जो नॉर्मल कॉस्ट टोटल है उसमें नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर ले, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ये है, यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट 900 अभी आपने लिखा था। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर लो, यानी कि 100 पर यूनिट आ जाता है। यदि 100 पर यूनिट उसकी नॉर्मल कॉस्ट आती है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के यूनिट से, तो हमें पता चल जाएगा, यानी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इनटू पर यूनिट नॉर्मल कॉस्ट। देखो सेंटेंस केवल लंबे हो रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें माय डियर। तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितना आया सर 30 यूनिट, और इसकी कॉस्ट 1 यूनिट की 100, यानी कि ये कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। तो ये जो 3,000 रुपये का फिगर आ गया, यानी कि 1 यूनिट के पीछे आपने 100 ले आया है, तो ये कितना आ जाएगा सर 3,000। बहुत आसान है। अब क्या कर लो, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में से प्रोसेस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो डिडक्ट कर लो, यानी यूनिट से यूनिट को, तो आ जाएगा एक्चुअल आउटपुट हम कितना 930,
या इसी को हम कह सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। ये देखो एक्चुअल आउटपुट कितना आपने कहा था 930, पहले ही आपने बोल दिया था। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। तो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, अब अमाउंट में से अमाउंट को कर लो। तो ये मुझे लगता है कि 93,000 आ जाएगा। कैसे, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, 100 रुपये नॉर्मल कॉस्ट आई, यही आएगा। और नहीं तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लो तो पता चल जाएगा। चलो देखा जाए। आपने लिखी है 10,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 माइनस 20,000, इतना 93,000 एग्जैक्टली। यानी कि ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस निकालना माय डियर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कि देखो प्रोसेस अकाउंट में कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। प्रोसेस अकाउंट में अब तक जितनी स्टडी करी है आपने, उसमें उसके अलावा प्रोसेस अकाउंट में कुछ है नहीं। बस क्या करना है, यदि आपका एबनॉर्मल वेस्टेज होता है तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी कॉस्ट को दिखाना है। तो आप जैसे इसको काउंट किया है वैसे अभी देखो ना, यहाँ पे यदि एबनॉर्मल वेस्टेज भी होता, यानी कि किसी प्रोसेस में यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज इसी सेम प्रोसेस में होता, तो ये जो 100 पर यूनिट है एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट को यहाँ लिखते, मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर लिया जाता, लिख लिया जाता। यदि वही एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है तो आप प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो एबनॉर्मल वेस्टेज इफेक्टिवनेस की जो कास्ट आई है, सच में वो आपकी प्रॉफिट है। तो यानी कि उतने से यदि इधर लिखते हो तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है क्या होगा, उतने से घटेगा। लेकिन एग्जैक्ट जो कॉस्ट आपकी उस प्रोडक्ट की आनी चाहिए वो नहीं पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आपने गेन किया है, आपने पाया है बिजनेस में प्रोडक्शन के दौरान, यदि आपने पाया है तो इसको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में विथ अमाउंट दिखाते हैं। स्टूडेंट्स इसका टोटल भी तो कर लें। ये देखो 1030 और ये हम समझते हैं 1,23,000 होना चाहिए, और ये भी 1030 और ये 1,13,000 आना चाहिए, ये भी 1,13,000 ही आएगा। देख लो 50, 10, 60, 30, 90, 20, 110, 1,13,000। माय डियर, इस प्रोसेस अकाउंटिंग के इस उसमें एस्पेक्ट में यदि आप देखते हो तो कुछ है नहीं। लेकिन मालूम है प्रोसेस अकाउंटिंग कितना टफ माना जाता है। प्रोसेस अकाउंटिंग आप पहले इसको कठिन ले लेते हो अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से। एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ये आसान भी होता है, आपके एग्जामिनेशन में आता भी है, लेकिन आप हल्का सा मिसिंग करते हो, जैसे नॉर्मल वेस्टेज में मिसिंग हो जाती है, जैसे आपका एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को लेके मिसिंग हो जाती है। तो यदि कहीं आपसे मिसिंग हो जाती है तो आपका जो क्वेश्चंस होता है वो कहीं ना कहीं डाउट पे चला जाता है। तो आप क्वेश्चन को डाउट पे न ले जाए। जितने भी प्रोसेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी कॉस्ट आपकी डिटरमाइन होती है, लगती है, वो इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और जितने आपके इस प्रोसेस से इनकम जनरेट होता है ना, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। अच्छा, इनकम कैसे जनरेट होगा, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि इनकम जनरेट होने का 3 संसाधन है। कि यदि आपका कोई वेस्टेज बिक गया, यदि आपका कोई प्रोडक्शन के दौरान ही मटेरियल्स बिक गया, या प्रोडक्शन के दौरान ही आपका स्क्रैप बच गया, वो बिक गया, या कोई बाई प्रोडक्ट है, यानी कि इसका अगला टॉपिक प्रोसेस अकाउंट में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट है या ऐसे कोई अवशेष बिक गए आपके प्रोडक्शन के दौरान, ऐसे तमाम निकलता है,
तो वो बिक गए तो फ़ायदा हो गया। आप खुद सोचो कि जब वो फ़ायदा हो गया तो आपकी प्रोडक्शन कास्ट को वो डिडक्ट करेगा कि नहीं, वो आपकी प्रोडक्ट कास्ट को डिडक्ट कर लेता है, घटा देता है। तो निश्चित ही जब आप प्रोडक्शन कास्ट को घटा देते हो, आपकी प्रोडक्शन कास्ट आपको कम हो जाती है, तो आप इधर दिखा देते हो उसे। यानी आज सुन लो, कोई भी नॉर्मल वेस्टेज होगा तो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन यदि नॉर्मल वेस्टेज को बेच के कुछ मिला नहीं है तो फिर उसे कहीं नहीं दिखाते हैं, ये कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, यदि आपने बाय प्रोडक्ट सेल किया है तो बाय प्रोडक्ट जितना सेल किया है इनकम साइड में दिखाएंगे। यदि आपने कोई भी अवशेष यानी स्क्रैप मटेरियल्स बेचे हैं तो आप यहाँ दिखाएंगे। यदि आपने कोई भी वेस्टेज डिफेक्टिव मटेरियल सोल्ड किया है तो आप यहाँ दिखाएंगे। यानी उतने अमाउंट से, उतने कॉस्ट से आपका प्रोडक्शन कास्ट कम होना चाहिए जितना आपने बेच के पाया है। खुद सोचो, आपने 10,000 का कोई सामान इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्शन के दौरान और उसमें से 2,000 का सामान आपने बेच दिया, खुद बेच दिया, तो अब आपका वास्तव में जो प्रोडक्शन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है वो कितने का है? सिर्फ वो 8,000 रुपये का है। अब 10,000 नहीं कंसिडर किया जाएगा, अब 8,000 रुपये कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान दो कि यदि 2,000 इधर लिखते नहीं तो वो डिडक्ट कैसे होता। ओके, तो हम समझते हैं कि ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब देखो मैंने बीकॉम की क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके संबंध में कि एक्सप्लेन द एबनॉर्मल wastage and abnormal effectiveness and how you show the abnormal wastage and abnormal effectiveness in process account। ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, थ्योरेटिकल टर्म्स इसका कुछ है नहीं। भाई थ्योरेटिकल में आप इतना लिख सकते हो कि एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या है, उसको कैसे काउंट किया जाता है वो दिखा सकते हो, कैसे प्रोसेस अकाउंट में दिखाया जाता है आपको मैंने दिखा के बता दिया। तो यदि आपका न्यूमेरिकली ये आपका बेस मजबूत है तो थ्योरी आप बना लेते हो कि इसका कोई प्रॉपर डेफिनीशन थोड़ी होती है कॉस्ट अकाउंट में कि इसकी ये डेफिनीशन होती है, चलो इसको लिखो, एबनॉर्मल वेस्टेज की डेफिनीशन को लिखो, मीनिंग को लिखो, फिर कंक्लूजन को लिखो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको उसके मेन कॉन्सेप्ट को बता देना है कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस एग्जैक्टली होता क्या है। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस जो होता है उसको बता दो, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को प्रोसेस अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं उसको दिखा दो, और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के जो यूनिट हैं या जो कॉस्ट के कॉलम्स यूनिट हैं, जो कास्ट हैं, उसको आप निकाल के अपने प्रोसेस अकाउंट में पुट कर लो। एक काल्पनिक प्रोसेस अकाउंट बना लो, एक अपने मन से एक प्रोसेस अकाउंट अभी जैसे अभी आपने ड्रा किया है ऐसे बना के आप दिखा दो अपने एग्जामिनेशन में, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनर समझेगा कि आपके पास जो है एबिलिटी है, बिल्कुल आप प्रोसेस अकाउंट को समझते हो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। यदि प्रोसेस में पहले से ही कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हो तो उसका डिटर्मिनेशन उसको प्रोसेस अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा, प्रोसेस अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलो लिखते हैं।